तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का 1950 से 1990 तक क्या स्टेट था, क्या उसकी हालत थी, और उसके में जो सब टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की क्या हालत थी 1950s में, एट द टाइम ऑफ या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालत थी एग्रीकल्चर की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में पॉइंट वाइज। उसके पहले एक ब्रीफ आउटलाइन हम लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन था। एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे? सर एग्रीकल्चर उस टाइम पे उतना बढ़िया नहीं था। हाँ, क्या कारण थे उसके? सर टेक्नोलॉजी पुरानी थी, सर रिसोर्सेज उतने बढ़िया मतलब अवेलेबल नहीं थे। एक पहला सबसे बड़ा पॉइंट था कि एग्रीकल्चर पे जो था डिपेंडेंस लोगों का वो बहुत ज़्यादा था। 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी वो किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यहीं पे था। अगर किसी भी साल कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, या कोई किसी और कारण से फसल खराब हो गई, तो इतने बड़े लोगों का जो है रोजगार वो खत्म हो जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे लिए वो यही थी कि मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी जो है पॉपुलेशन की वो बहुत हद से ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी ऑन सच ए नेचुरल मेथड ऑफ लिविंग पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि सर्विस है, कोई आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हो, वो फिर भी बेटर माना जाता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर पे। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे डिपेंडेंट था? टोटली डिपेंडेंट था नेचर और उसके जो भी मतलब सीजन्स आते हैं उस पर टोटली डिपेंडेंट था हमारा एग्रीकल्चर। अगर बारिश प्रॉपर हुई, फसलों को प्रॉपर पानी मिला तब तो प्रॉपर होता था, अदरवाइज उस साल की फसलें जो है वो खराब हो जाती थी ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर। उनको प्रॉपर इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता था। जो मेथड्स यूज होते थे प्लॉइंग के लिए, खेत जोतने के लिए जो मेथड्स यूज होते थे वो हल और बैल को यूज किया जाता था, ना कि ट्रैक्टर वगैरह उतने कॉमन थे उस टाइम पे। पेस्टिसाइड्स, हाई क्वालिटी सीड्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फार्मर एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फार्मर्स के लिए कोई स्पेशल या स्पेसिफिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो काम करें, जो उनको हेल्प करें अलग से उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो उनको स्पेसिफिक लोन दें एग्रीकल्चर के लिए। तो मेन कुल मिला के टेक्नोलॉजी की, पैसों की, अच्छे क्वालिटी के सीड्स की, हर चीज़ की कमी थी, शॉर्टेज थी, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस टाइम के एग्रीकल्चर में। 1950s का ये दौर था। धीरे 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 जब इसमें काम किया गया तो फिर जाकर के क्या हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट आने शुरू हुए। सबसे पहले तो इसमें क्या किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़िया किया गया, कैनाल्स और एक्सेट्रा बाकी सब चीज़ों से ट्यूबवेल वगैरह लगा करके अब हर खेत में पानी पहुंचना बहुत आसान हो गया था, और पानी की कमी से एटलीस्ट कोई फसल नहीं खराब होती थी। फिर उसके बाद क्या किया गया, हाई क्वालिटी सीड से क्या हुआ, पैदावार जो होती थी वो और पहले से बेहतर होती थी। खेत को जोतने के लिए हल की जगह ट्रैक्टर का यूज होता था, तो कम मेहनत में ज़्यादा खेत को जोता जा सकता था ट्रैक्टर की मदद से। उसके बाद फिर क्या है, पेस्टिसाइड्स वगैरह से क्या था कि कीड़े और जो कोई एनिमल्स होते हैं जो पूरी फसलें खराब कर देते हैं वो अब नहीं कर पाते थे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ होने लगा। तो जो पैदावार हुई वो पहले से ज़्यादा, पहले से बेहतर क्वालिटी की हुई। और इस दौरान एक साथ ही साथ एक बड़ा चेंज ये हुआ कि लोगों का जो शिफ्ट था वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ हुआ विद इन दिस 40 ईयर्स। ये 40 सालों का जो पीरियड था उसमें एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ लोगों का प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि डिपेंडेंसी जो है एग्रीकल्चर पे वो कम हो गई और लोग जो है दूसरे दूसरे सेक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होने लग गए। तो बाई चांस अगर एग्रीकल्चर किसी वजह से जो है नहीं हो पाया अच्छे से, तो दूसरे सेक्टर से लोगों का एटलीस्ट अर्निंग नहीं रुकता था।
मतलब सपोज अगर करें कि एक घर में 3 भाई हैं काम करने वाले, तो तीनों अगर डिफरेंट सेक्टर्स में चले गए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी में, तो किसी एक सेक्टर में अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आ गई या कोई अर्निंग में प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी 2 एटलीस्ट कमा करके घर अपना चला सकते थे सब लोग साथ में। तो इससे ये हुआ कि फ़ायदा हो गया, लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हुआ। इससे लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने से क्या हो जाता था कि लोग एक तो अपने भर का ही प्रोडक्शन कर पाते थे, और दूसरे वहाँ पर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में लगे होते थे, जबकि वो अपना जो है मतलब स्किल्स वगैरह को यूज़ करने के लिए दूसरी जगह पे दूसरे सेक्टर में जा सकते थे। तो अननेसेसरी ओवरबर्डन था एग्रीकल्चर हमारा, जो कि कम हुआ। अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1 पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है इसके बता दो हमको एक एक करके। पॉइंट्स बता रहे हैं। तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी। पहला है लो प्रोडक्टिविटी। तो ऑब्वियस है कि जब हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं होंगे, पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, खेत को जोतने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास, और जो लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं जो काम करने वाले वो एजुकेटेड नहीं होंगे। मतलब एजुकेटेड का मतलब वो नहीं कि वो पीएचडी पढ़े हो, लेकिन उसका मतलब है कि उनको जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी वो फसल उगा रहे हैं, उसके बारे में, उसके सॉइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है नीडेड है, जो कि उनको अपनी फसल के बारे में या फसल से रिलेटेड एटलीस्ट उतनी एजुकेशन उनको होनी चाहिए, या उनको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो वो किसी से उसके स्पेशलिस्ट से उसको समझ के उसको प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो ये जो है उस टाइम पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था लो प्रोडक्टिविटी, और उसका एक बहुत सबसे बड़ा मेजर कारण मेरे हिसाब से था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। प्रॉपर पानी जो है नहीं मिल पाता था, नियरेस्ट रिवर तक जाना पड़ता था लोगों को पानी लाने के लिए, या तो अगर कुआं वगैरह खोदते थे तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर साल उतना पानी मिल ही जाए जिससे कि पूरी फील्ड प्रॉपरली इरिगेटेड हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है ना, एक बार क्या एक बार पढ़ दो तो हम बताएं फिर। तो लिखा हुआ है कि इट refers to a state in which more people are engaged in हाँ, work than डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। मतलब सपोज एक खेत का टुकड़ा है जिसमें कि 2 लोग सफिशिएंट है उसको पूरी तरह से उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, उस टुकड़े पे 4-4 लोग, 5-5 लोग एक ही टुकड़े पे काम कर रहे थे। जितने बड़े एरिया में क्या है, लोग 2 लोग उसको प्रॉपरली इरिगेट और सारा चीज़ उसमें मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रॉप उगाने से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हैं 2 लोग। वहाँ पे 4-4, 5-5 लोग लगे होते थे। क्यों? क्योंकि फैमिली जो है पूरी पूरी किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं, तो जो उनका फुल यूटिलाइजेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में, उनका फुल यूटिलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उनका जो स्किल्स था, उनका जो क्या कह सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ वर्क वो कर सकते थे, वो सारी चीज़ें क्या हो रही थी, एक तरह से वेस्ट जा रही थी वहाँ पे काम करने से, या वो अपने लेवल से कम पे काम कर रहे थे। अपना फुल यूटिलाइजेशन न देके सारे लोगों का क्या हो रहा था, एक तरह से अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था वहाँ पे रिसोर्सेज का। तो इस वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ये भी बात किया हमने, इरिगेशन प्रॉपर फैसिलिटी ना होने की वजह से क्या था, नियरेस्ट रिवर से पानी लाना पॉसिबल नहीं है। आपको नहाने या कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं लाना है कि आप 1 या 2 बाल्टी पानी ले आए तो आपका काम हो जाएगा। पूरी फील्ड को डेली इरिगेट करने के लिए आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता था। तो अगर आपके कोई खेत के पास रिवर नहीं है या कुएं वगैरह प्रॉपर वे में नहीं है वहाँ पे, तो आपको फिर पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, रेन पे। और रेन तो क्या है, नेचुरल है, किसी साल अच्छी होती है, किसी साल कम होती है। किसी किसी फसल में ऐसा भी है कि अगर रेन मतलब
जल्दी आ गई या देर से आई तो वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। कभी आउट ऑफ द सीज़न अगर रेन हो गई, जैसे गर्मी के मौसम में बारिश हो गई या फिर जाड़े के सीज़न में बारिश हो गई, तो जो फसलें होती जिनको पानी नहीं चाहिए रहता है वो ख़राब भी हो जाती थी। तो पूरी तरह से रेंज पे डिपेंड होने की वजह से क्या था, एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस समय के एग्रीकल्चर का। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। नहीं सर, बस नहीं वो। हमको लगा कुछ पूछ रहे हो। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सर सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाँ सर। इसका क्या मतलब है, पढ़ो एक बार। Practice of growing crops only for one's own use without any surplus for trade. सबसिस्टेंस सही पढ़ रहे हो ना, शब्द जो लिखा है। हाँ सर, सही पढ़ रहे हैं। SUBSISTENCE। अच्छा, सबसिस्टेंस, हाँ ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो फार्मिंग करते थे, हमने बोला कि क्या था, पूरी की पूरी फैमिली किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में, और पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट किस पे थी, एग्रीकल्चर पे। तो वो क्या करते थे, सिर्फ इतना ही, क्योंकि भाई इरिगेशन प्रॉपर नहीं था, दूर से पानी वगैरह लाना पड़ता था, खेत जोतने के लिए मेहनत करना पड़ता था, या तो आदमी खुद मतलब बैल के साथ जोतते थे या तो अपने हाथों से उसको जोता करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा उसमें हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, सिर्फ अपने ज़रूरत भर का ही खेती करते थे जिसमें उनका काम चल जाए, जिसमें उनके घर में अनाज की कमी ना पड़े, और वो इतना उसमें नहीं उगाते थे कि जितना वो आगे किसी को सेल वगैरह कर सके उसको। वो क्या करते थे, सिर्फ इतना ही क्वांटिटी उगाते थे जिसमें उनका घर चल सके, तो वो कोई भी सरप्लस जो है वो नहीं होता था। तो जो लोग फार्मिंग से, जैसे हमने कहा सपोज 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है फार्मिंग में, तो 70% पॉपुलेशन का तो पेट भर जाएगा अपने अपने लिए खेती करके, लेकिन बचे हुए 30% के लिए कौन करेगा। तो जब कोई फार्मर सरप्लस खेती करेंगे, सरप्लस अनाज उगाएंगे, दूसरों को भी देंगे, तभी तो दूसरों को मिल पाएगा। तो सरप्लस फार्मिंग ना करके वो लोग क्या करते थे, सबसिस्टेंस, क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि लिमिटेड फार्मिंग करते थे जिसमें कि उनका सिर्फ उन्हीं के घर वालों का अनाज का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी थी, जैसे कि हमने बताया, अब आज के समय में ट्रैक्टर है हमारे पास, खेत जोतने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर कोई भी चला सकता है, इवन कि लेडीज वगैरह भी ट्रैक्टर को चला करके खेत को जोतती हैं आज के टाइम में। उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती, बस ड्राइवर सीट पे बैठ के उसको चलाना रहता है। जबकि हल वगैरह में क्या था, बहुत उसको जोतने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम टेकिंग था, और बहुत उसमें मेहनत लगती थी। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी में जो आता है इरिगेशन फैसिलिटी, अब तो सब जगह पंप लग गए हैं, एक बटन ऑन किया और सारे खेतों में पानी अपने आप पहुंच जाता है। पहले ये सब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो पानी इस तरह से नहीं आता था, या तो मैनुअली कैनाल्स वगैरह बना के लाया जाता था, फिर उसको मैनुअली पूरे खेत में डालना होता था। साथ ही साथ बीज वगैरह डालने के लिए भी क्या करना होता था, मैनुअली जा करके आदमी उसको छिड़क के उसको लगाते थे। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जो खेत जोतेगा ट्रैक्टर, उसी में से बीज गिरता जाएगा और उसी के संग संग जहाँ जहाँ पे वो खोदेगा वहाँ पे वो बीज अपने आप पड़ता चला जाएगा। ये भी है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो उस टाइम की थी, शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था, एक था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें क्या था, जो जमींदार होते थे वो जबरदस्ती दूसरे के लैंड को किसी न किसी फ्रॉड तरीके से अपने नाम पे करा के, और फिर उनसे वो क्या करते थे, उनके और उनके आने वाली कई पीढ़ियों से वो क्या करते थे, उनको एज अ लेबर करवा के उन्हीं के लैंड पे उनसे काम करवाते थे, और सारे का सारा जो भी पैदावार होती थी उसको वो अपने नाम पे कर लेते थे, और उनको बस थोड़ा बहुत खाने भर का उनको दे देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब आप दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, यानी कि भले ही आप उसके ओनर हो या ना हो, तो एक अलग बात हो गई जमींदारी सिस्टम वाली। जैसे आप दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं तो ओनर कोई और है और आप क्या है, वहाँ पे टेनेंट है। तो ओनर और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत आम सी चीज़ है।
अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गई ओनर और टेनेंट के बीच में तो प्रॉपर पैदावार नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, अगर आप खुद के खेत में काम करेंगे और अपने लिए काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम आपको मतलब प्रोडक्टिविटी मिल सकती है आप उस लेवल तक जाने का हमेशा कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप किसी के रेंटेड उस पर काम करते हैं तो आप सोचते हैं हम इतना ही करें जितना हमारा ज़रूरत है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि ओनर और टेनेंट यानी कि जमींदार और जो लेबर्स हुआ करते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत कॉमन सी चीज़ उस टाइम पे थी। तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। फिर नेक्स्ट दूसरा एक है कि जो लोग जमींदार से बच जाते थे किसी तरह से या बाकी भी जो लोग थे उनके पास जो है छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हुआ करते थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में दिक्कत क्या आती है, उसको जोतना, उसको इरिगेट करना, उसमें सीड डालना, ये सब तो चीज़ें फिर भी आसान होती हैं। लेकिन आसान होती है किस सेंस में, अगर आपके पास सारी फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस आप हो और सारी चीज़ें आपके खेत तक पहुंच रही हैं तो। लेकिन अगर क्या हुआ, बंटवारा होते होते आपको एकदम बीचों बीच की ज़मीन मिल गई है और छोटी सी है तो वहाँ तक पानी पहुँचाना, ट्रैक्टर पहुँचाना और बाकी चीज़ें पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे लैंड्स में क्या है कि आप खेती जो है वो उस तरह से नहीं कर सकते। जब बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से खेती कर सकते हैं आसानी से। छोटे लैंड होने की वजह से क्या होता है, कई बार आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ फसलें हैं जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है तो वो आप या तो लगा ही नहीं सकते या तो बहुत कम क्वांटिटी में लगा पाएंगे उसको। कुछ फसलें होती हैं जिनको रोटेशन मांगता है, जैसे कि आप एक बार ये किए तो दूसरी बार कुछ और करेंगे। तो उसके लिए क्या आपको एक मिनिमम साइज ऑफ लैंड आपको चाहिए रहता है। लेकिन पहले क्या था, लोगों के पास एक छोटे छोटे पीस में लैंड हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे उस हिसाब से अपना मतलब एक्स्ट्रा पैदावार या प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनको छोटे में अपने ही घर का वो खाली प्रोडक्शन कर पाते थे, इतना ही वो प्रोड्यूस कर पाते थे जितना कि वो अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सके, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो एक स्मॉल लैंड होल्डिंग्स भी एक प्रॉब्लम थी उस टाइम में। फिर नेक्स्ट इतने ही पॉइंट्स हैं। तो ये क्या था एग्रीकल्चर का, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर की जो कि 1950s के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो शुरू हुई थी, उन प्रॉब्लम्स के कुछ हेडिंग्स थे, उसको हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म। सर इसका सर पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर